हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग 2017 BACB में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन 2017, ये एनुअल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जो एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ, कंपार्ट का नहीं, एनुअल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज, एक हॉलो स्फीयर है पब्लिक, ठीक है, और चार्ज्ड है। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। ये कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन का मकसद यही था, कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्वेश्चन है कि थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीन कैपेसिटर है पब्लिक, 1, 2 और 3, और तीनों सीरीज में जोड़ा हुआ है, सी। बोल रहा है कि इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1/CS बराबर फॉर्मूला होगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। जब सीरीज में तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर जो भी हो अगर जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। CLCM लेंगे हम लोग, 1 + 1 + 1, 3/C हो गया। तो CS की बात करें तो C बटा हो जाएगा 3। याद रहे, सीरीज में अगर तीन कैपेसिटर हो तो उसका इक्विवेलेंट होता है C/3। तीसरा, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस R1। देखिए पब्लिक, दो सेल है, एक सेल जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल जिसका EMF E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। अगर दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़े हैं, ठीक है, पैरेलल में, तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होता है, आप याद कर लेंगे कि इक्विवेलेंट EMF जो होता है, जब दो डिफरेंट सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट EMF E1 R2 है ना, प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है जब दो डिफरेंट सेल पैरेलल में जुटा हुआ है, तब का ये इक्विवेलेंट हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 4 नंबर क्वेश्चन, परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है वो 1 से काफ़ी बड़ा होता है पब्लिक, याद रखिएगा, मच ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब 1 से बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। 5वां, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट की अगर हम लोग बात करें पब्लिक, तो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। याद रखिएगा, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर। 6, पोल स्ट्रेंथ यही हो गया, बार मैग्नेट होता है ना, जिसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, तो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m, तो एम्पियर मीटर होता है ऐसा यूनिट, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर सवाल, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर में जो वायर इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को होता है नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम का वायर होता है, एलॉय है ये, निकल क्रोमियम मिला करके बनाया जाता है पब्लिक, नाइक्रोम। एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो देखिए पब्लिक, फॉर्मूला V²/R×T। क्वेश्चन में वोल्टेज के प्रोपोर्शनलिटी दिखाना है, तो H जो है V² के डायरेक्टली क्या हुआ? प्रोपोर्शनल हुआ, यानी अब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 8 नंबर सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। देखिए पब्लिक, व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग को मालूम होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसे कुछ होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है,
देखिए पब्लिक, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है R1, R2, R3, R4। इससे बेसिकली हाई रेसिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि अगर बहुत कम रेसिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं पब्लिक, जैसे मान लिया जाए हम बहुत कम रेसिस्टेंस ले लेंगे, तो पहली बात कि व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा? ज़्यादा सेंसिटिव तब होगा जब चारों रेसिस्टेंस बराबर रहेगा। ठीक है, अगर आप कम रेसिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो चारों को कम होना पड़ेगा पब्लिक। सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है? जब चारों रेसिस्टेंस बराबर हो। अगर आप कम रेसिस्टेंस मेजर करते हैं तो चारों को कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, और जब कम होगा पब्लिक तो गैल्वेनोमीटर का भी रेसिस्टेंस कम होगा, और जब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कम होगा तो ये इनसेंसिटिव होगा, मतलब दम कम सेंसिटिव, काम ही नहीं करेगा, सीधा सीधी बात है ना। तो इसीलिए पब्लिक हम लोग इससे जो मेजर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से हाई रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, याद रखिएगा, हाई रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, वेरी लो रेसिस्टेंस को मेजर नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। हाँ मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन वेरी लो रेसिस्टेंस को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर वेरी लो रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो चारों को वेरी लो होना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कम करना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हुआ तो वो इनसेंसिटिव हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, सीधा सीधी बात। हाई रेसिस्टेंस इसका ऑप्शन लगा सकते हैं 8वां का। नेक्स्ट, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज I इज इक्वल टू दिया हुआ 0.6 sin 100 पाई टी, कर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखिए पब्लिक, जो करंट का इक्वेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट का, I0 sin ओमेगा टी। अब देख लीजिए ओमेगा के जगह पर कितना है? 100 पाई, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ 100 पाई। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, पाई से पाई कल चला गया, और 2 से 150 बार में यानी 50 हर्ट्ज। 10वां नंबर क्वेश्चन, रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट, देखिए पब्लिक, ऐसा यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, बेसिकली रिएक्टेंस होता क्या है? तो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस, कैपेसिटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है और इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए आपको याद होगा अल्टरनेटिंग करंट में पढ़े होंगे, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc होता है, और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ωL होता है, ध्यान रखिएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ωL। दोनों के डिफरेंस को हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं, दोनों रेसिस्टेंस के डिफरेंस को रिएक्टेंस बोलते। तो है रेसिस्टेंस ही इसका ऐसा यूनिट होगा ओम, याद रखिएगा, ठीक है, ओम। रिएक्टेंस रेसिस्टेंस ही है, ऐसा यूनिट ओम होगा। 11 द रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। आप लोग को याद होगा पब्लिक कि IRMS जो होता है वो होता है I0/√2, याद रखिएगा। I0 बटा क्या होता है? √2। तो IRMS बराबर I0/√2, ये रिलेशन है, आप कह सकते हैं I0 और IRMS के बीच का रिलेशन। ये आप लोग को अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ाया गया है। IRMS बराबर हो गया I0/√2। ये I0 आपका पीक करंट हो गया, मैक्सिमम करंट जिसको हम लोग बोलेंगे, पीक करंट इसको हम बोल सकते हैं। और IRMS जो हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट हो गया। IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, ये रूट मीन स्क्वायर करंट हो गया IRMS। 12 नंबर सवाल, ए शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन यूजेस फॉर क्लियर विजन। मतलब शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, देखिए पब्लिक, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस जिसको नज़दीक का प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको दूर का प्रॉब्लम होता है, सही है। तो इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का। शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन जिसको मायोपिक पर्सन बोलते हैं उसको कॉनकेव लेंस चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इन मिनिमम। देखिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो होता है ना, देखिए आप थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे लाइट में, तो फॉर्मूला होता है sin c बराबर 1/μ। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा पब्लिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। तो जो 7 कलर है आपके पास वीबगयोर, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट का होता है, और सबसे ज़्यादा वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा किसके लिए, मिनिमम फॉर वॉयलेट, मिनिमम फॉर वॉयलेट, वॉयलेट के लिए सबसे कम होगा। 14 नंबर सवाल देखिए, प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जानते भी होंगे, पहले भी बताए हैं, है ना। डेविएशन मिनिमम फॉर प्रिज्म ऑफ लाइट, मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट से अगर प्रिज्म से जा रहा है तो उसका मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होगा ए म्यू माइनस 1, वेर ए एंगल ऑफ प्रिज्म है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद रखिएगा। 15 ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज सोन बाय, लाइट ट्रांसवर्स नेचर अगर दिखला रहा है पब्लिक, है ना, तो इसको पोलराइजेशन से आप कर सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से आप क्लियर कर सकते हैं कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अगर लाइट पोलराइज्ड हो रहा है मतलब समझ लीजिए कि वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। सिक्सटीन नंबर सवाल देखिए पब्लिक क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। 16 नंबर सवाल, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस म्यू, देखिए एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और इसका फोकल लेंथ एयर में भी दिया हुआ है पब्लिक कितना, 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि मीडियम में फोकल लेंथ कितना होगा, ये मीडियम में, हम लोग मीडियम में डुबाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। देखिए पब्लिक एक बात ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। आप देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 -1 कितना हो गया r2। देखिए दोनों बराबर है, लेंस का भी और मीडियम का भी, तो भाग देंगे तो 1 1 1 गया 0, तो ये 0 होगा, इसका मतलब फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा। 0 नीचे आ जाए, f उधर, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, या 1/f = 0 है तो फोकल लेंथ को इन्फिनिटी आप कह सकते हैं, यानी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा। अगर किसी लेंस को आप उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम में अगर डुबोते हैं तो ये ग्लास की तरह काम करेगा जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 17 नंबर सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन अलोंग E क्रॉस B, या बोल सकते हैं पैरेलल टू E क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल, E क्रॉस B, E क्रॉस B, E क्रॉस B के पैरेलल होगा पब्लिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं, सॉरी, E क्रॉस B के पैरेलल होगा। E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना, इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर होगा जो E क्रॉस B का डायरेक्शन आएगा। तो याद रखिएगा अलोंग E क्रॉस B या पैरेलल टू E क्रॉस B। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एक रेशियो निकालना है B/E का क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखिए पब्लिक एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, आप थोड़ा सा याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर हम जाने, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये टॉपिक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये पढ़ना है लॉरेंज फोर्स में। तो बेसिकली B/E, E/B एक फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली B/E 1 वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड पर मीटर, याद रखिएगा सेकंड पर मीटर। B/E मैग्नेटिक फील्ड बटा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो सेकंड/मीटर होगा। एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन डिपेंड्स अपॉन, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hν के बराबर, देख लीजिए पब्लिक, hν के बराबर होता है एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन डिपेंड करेगा लाइट के फ्रीक्वेंसी पर,
एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, या न्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा। लैम्डा भी लैम्डा पर भी डिपेंड करेगा, लैम्डा घटावेंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा। याद रखिएगा वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ हम लोग लगा सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गो ऑप्शन में बोल रहा चार्जलेस कौन है। तो पब्लिक चार्जलेस है इसमें, जैसे प्रोटॉन दे ले, अल्फा दे ले, बीटा दे ले, तो बीटा अल्फा ये सब चार्ज पार्टिकल है ना। बीटा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अल्फा हीलियम आयन का फ्लो है, वो भी चार्ज है पब्लिक। प्रोटॉन भी चार्ज है। फोटोन ये न्यूट्रल है, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। 21 विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाइन इंफ्रारेड रीजन। देखिए पब्लिक आप याद कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आता है। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में लाई करता है, जो बामर सीरीज है वो लाई करता है विजिबल रीजन में, है ना। और उसके बाद में पैस्कन हो गया, ब्रैकेट हो गया, पीफंड हो गया, हैम्फ्री हो गया, ये सब लाई करता है आपको इंफ्रारेड रीजन में। मतलब लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर जो हो गया वो विजिबल, पैस्कन, ब्रैकेट, पीफंड, हैम्फ्री सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है पब्लिक। तो कौन लाई नहीं करता इंफ्रारेड में, तो ऑप्शन में वो ई है, तो ई ले देंगे। ई नहीं है, बाकी तीनों है, तो तीनों तो लाई करता है ना। 22 नंबर सवाल, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। देख लीजिए आप लोग को याद होगा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है, मतलब पहला ऑर्बिट, उसका जो एनर्जी होता है पब्लिक वो कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दूसरा ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है, एनर्जी nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है -13/6/n²। ये फॉर्मूला होता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरा ऑर्बिट के लिए -13.6, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 भागा देंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा। 23 द टाइम ड्यूरिंग विच अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ, मतलब आधा एटम खत्म होने में जो समय लगेगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड याद रखिएगा पब्लिक, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। 24 बीटा रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है पब्लिक, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट करेगा। इट विल डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में डिफ्लेक्ट करेगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजिए तब भी ये डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में तब भी ये डिफ्लेक्ट करेगा। 25 एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पब्लिक, ओरिजिनल सेमीकंडक्टर में आपको ग्रुप 5 ग्रुप 15 वाला एलिमेंट, जिसको पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी बोलते हैं, वो मिलाना पड़ेगा। मतलब एन टाइप के लिए ग्रुप 14 वाला एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा ग्रुप 15 वाला से, ग्रुप 15 वाला से। और ग्रुप 15 वाला एलिमेंट को पेंटावैलेंट बोला जाता है, पेंटावैलेंट याद रखिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 15 पेंटावैलेंट हो गया। तो बोल रहा है जर्मेनियम को किसके साथ डोपिंग करेंगे, तो पेंटावैलेंट के साथ डोपिंग करेंगे। पेंटावैलेंट जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। डायोड का यूज क्या चीज में करते हैं, तो डायोड का यूज रेक्टिफायर में किया जाता है पब्लिक। और रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, ध्यान रखना है। रेक्टिफायर इज यूज्ड इन द कन्वर्सन ऑफ एसी इंटू डीसी, है ना। आधा एसी को डीसी में बदल देगा, पूरा एसी को भी डीसी में बदल देगा। 2 तरह का रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। 2 क्वेश्चन और है। 27 बोल रहा है कि नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, नैंड गेट। देखिए पब्लिक इसका आप सिंबल की बात करें तो ये एंड गेट हो गया, एंड हो गया, एक में नॉट लगा देंगे तो ए बी, तो ई गुना करेगा ए इंटू बी, और नॉट माने गुना करके उल्टा करेगा, ये ध्यान रखिएगा।
गुना करके उल्टा करेगा तो नैंड गेट का ये एंड गेट हो गया और नोट कर दिए तो नैंड हो गया। ठीक है, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। 28 बोल रहा है कि द हाइट ऑफ ए टीवी ट्रांसमिशन टावर ऑफ एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 245 मीटर। मतलब एक टावर का हाइट दिया हुआ है 245 मीटर। तो बोल रहा है कि कितना टावर कितना दूर तक कैच करेगा, मतलब उसका रेंज कितना होगा। तो रेंज का फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिए, 2RHT। 2RHT हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है 2, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर मैंने 6.4 गुने 10⁶ है ना, और हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है 245। जो भी आया कैलकुलेट करके उतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इतना मीटर तक टावर आपका धरेगा। तो ये था पब्लिक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन 2017। ओके, थैंक यू।